subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी प्लस में। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर नए वंश की जो संबंधित है लोधी वंश से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पे संयद वंश, ठीक है। तो संयद वंश के 4 शासकों के बारे में हम पढ़ा और अब हम लोधी वंश के शासकों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो लोधी वंश को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, एक पार्ट में नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं 2 पार्ट में इसको डाल रहा हूँ, ठीक है। वीडियो छोटी बनेगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे बहलोल लोधी गद्दी पर बैठता है। बहलोल लोधी ने क्या किया था कि अंतिम राजा जो था अलाउद्दीन आलम शाह, जो 1443 में गद्दी पर बैठा था, तो वह अपना शासन छोड़ के बदायूं चला गया था और वहीं का राज्यपाल रहा अपने मरते दम तक, ठीक है। तो अलाउद्दीन आलम शाह के बाद जब दिल्ली छोड़ दी गई तो बहलोल लोधी को बुलाया गया जनता द्वारा और लोधी को यहाँ पर शासन और सत्ता प्राप्त हुई, ठीक है। तो उसी में हम देखते हैं लोधियों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। लोधी वंश के बारे में हम बात करें, लोधी वंश में कुल 3 शासक हुए, ठीक है। लोधी वंश 1451 से शुरू हुआ और 1526 में समाप्त हो गया। बाबर ने इस वंश को समाप्त कर दिया। तो लोधी वंश जो रहा उसमें 3 शासक हुए टोटल, और तीनों के 3 शासक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला शासक बहलोल लोधी जो 1451 से 89 तक गद्दी पर बैठा। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक गद्दी पर बैठा और इब्राहिम लोधी जो 1517 से 1526 तक गद्दी पर बैठता है, ठीक है। और यह अंतिम शासक है लोधी वंश का। लोधी वंश में अगर हम बात करें उससे पहले दिल्ली सल्तनत में जो लोधी वंश था वह अंतिम था दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आगे इसको बताऊँगा। दिल्ली की सल्तनत में लोधी वंश अंतिम रहा। बहलोल लोधी ने लोधी वंश के नाम से प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। यानी कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान यह राज्य है, ठीक है। यह था लोधी वंश, ठीक है। तो तुर्की सत्ता को समाप्त कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। और अफगानी राज्य को स्थापित किया भारत में लोधियों ने। लोधी जो थे यह गिलजाई कबीले की शाखा के साउकेल कुटुंब के लोधी वंश से संबंधित थे, ठीक है। गिलजाई कबीला था अफगान का, उनका जो लोधी कुटुंब वहाँ से संबंधित रखते थे, ठीक। तो बात करेंगे इसके पहले राजा के बारे में। तो प्रथम अफगान राज्य की स्थापना हुई, ये मैंने आपको बताया। देखो लोधियों का सर्वप्रथम जो महत्व हम देखते हैं वो सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के समय में आया, ठीक। तो नसरुद्दीन महमूद जो सबसे पहले जो आया नसरुद्दीन महमूद के समय में आया था, ठीक है। आपको पता होगा नसरुद्दीन महमूद गुलाम वंश की बात हो रही 1246 से 66 तक। इसके बाद बलबन ने अफगानियों को मंगोलों के खिलाफ इस्तेमाल किया और उनको सीमावर्ती क्षेत्रों में नियुक्त किया था, तैनात किया था, ठीक है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो था, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उनके समय में लोधियों को जो अफगान थे मतलब अफगानियों को बहुत ऊंचे ऊंचे पद मिले। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भी यह जारी रहा, ठीक है। महत्वपूर्ण पद प्राप्त हुआ। जो बहलोल लोधी था इसके जो पितामह थे वह फिरोज शाह तुगलक के समय में ही भारत आए थे, ऐसा माना जाता है। और उस समय वो रोजी रोटी की तलाश में भारत आए थे और भारत में फिरोज शाह तुगलक की सेना में भर्ती भी हुए थे। और वह मुल्तान के राज्यपाल जो मलिक मर्दान थे उनकी सेवा में उन्होंने नौकरी की थी वहाँ पे, ठीक है। तो धीरे धीरे संयदों के शासनकाल में संयद वंश हमने लास्ट में पढ़ा। संयद वंश के शासनकाल आते आते धीरे धीरे इन लोगों ने फिर क्या करा, संयद वंश के उसमें इनको अच्छे अच्छे पोस्ट मिली, यानी अच्छा पद मिला। आपको पता है कि जो लोधी था ये आपका बहलोल लोधी उस समय पंजाब या इस क्षेत्र का क्या था, राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो वहीं से यहाँ युद्ध करने यहाँ पर आया था। तो इसलिए संयदों के समय में इनका उत्कृष्ट उनका जो समय था वो इनका जो टाइम पीरियड था वो बहुत पीक पर चला गया था और इनकी सत्ता पर इनका अधिकार हो गया था, ठीक है। तो बहलोल लोधी को जनता ने बुलाया और उसको गद्दी पर बैठाया, ठीक है। तो बहलोल लोधी कहते हैं कि जो बहलोल लोधी था इसके जो पिताजी थे वो एक युद्ध में मारे गए थे और इसलिए बहलोल लोधी का जो पालन पोषण किया गया था उसके चाचा ने किया था, ठीक है। तो उसके चाचा द्वारा इसका पालन पोषण किया गया था। 19 अप्रैल सन 1451 में इसका राज्यारोहण हुआ।
फरिश्ता कहता है कि बहलोल लोदी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। इसका कारण क्या कहता है वो? उसका कारण ये मानता है कि बहलोल लोदी जब गद्दी पर बैठा तो उसने अलाउद्दीन आलम शाह जो सैयद वंश का अंतिम शासक था उसको एक लेटर लिखा। लेटर लिखने पर वो कहता है कि लेटर इसलिए लिखता है, वो कहता है कि आपके महान पिता, मतलब उसको बताता है कि बहलोल लोदी बताता है अलाउद्दीन आलम शाह को कि जो आलम शाह के पिताजी थे उनके उनके लालन पालन में वो बड़ा हुआ और उसी में मतलब उसको सफलता, मतलब एक हिसाब से कहें तो ऊंचे पद मिले। तो इसलिए उसने कहा कि मैं खुतबे से आपका नाम नहीं हटाऊंगा और इसी रूप से कार्य करूंगा। तो सुल्तान ने उसे उत्तर दिया था कि मेरे पिताजी ने तुम्हें क्या कहा था? पुत्र कहा था। आपको पता होना चाहिए सैयद वंश में जब मोहम्मद शाह के ऊपर आक्रमण हुआ था, किसका? मालवा के शासक महमूद खिलजी का। तो महमूद खिलजी का आक्रमण के समय बहलोल लोदी ने ही उसकी हेल्प की थी, तो उसको खाने खाना की उपाधि दी गई थी और क्या कहा था? पुत्र कह के पुकारा था। तो जिस वजह से उसने कहा कि मैं तुम्हें बड़ा भाई मानता हूँ और इसलिए आलम शाह ने दिल्ली आने से मना कर दिया था। इसलिए फरिश्ता कहता है कि एक पहली बार उसका राज्याभिषेक हुआ और एक दूसरी बार जो पत्राचार के बाद उसका राज्याभिषेक हुआ, लेकिन माना एक ही बार जाता है। ठीक है, अब ठीक है, फरिश्ता ने उस समय लिखा है तो लिखा है, ठीक है, तो वो कहता है, बट इसमें सच्चाई कितनी है तो पता नहीं। इसके बाद बहलोल लोदी के समय का जो सैन्य अभियान है, ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है जौनपुर। अब आपको पता है जौनपुर का एक अपना बहुत बड़ा इतिहास है, हम उसके बारे में सरकी शासकों के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इस बीच देखो ऐसा ना, इतिहास में सब पैरेलल चल रहा है। वहाँ फिरोज शाह तुगलक के समय में जौनपुर की स्थापना हुई। आपको पता है कि जौनपुर, जिसको पूर्व का सिराज कहते हैं, है ना, फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई जौना खान, जिसको हम मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, उसकी याद में जौनपुर बसाया था। ठीक है, और जौनपुर में फिर क्या हुआ, धीरे धीरे फिरोज शाह तुगलक के बाद उस समय अंत्य समय में जौनपुर में सरकी शासकों का शासन हो गया। सरकी शासक रहते थे वहाँ पे। ठीक है, तो उन लोगों का शासन भी चल रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम अलग अलग पढ़ेंगे, उसको अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब बहलोल लोदी आया तो बहलोल लोदी ने जौनपुर का स्वतंत्रता जो थी वो समाप्त कर दी और जौनपुर को अपने राज्य में मिला लिया। बहलोल लोदी के समय में जौनपुर का जो राजा था, स्वतंत्र जो राजा था उस समय, वो था आपका अलाउद्दीन उसका जो था वो था आपका महमूद शाह। महमूद शाह जो था वो सैयद वंश का अंतिम शासक जो था अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, तो अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री के साथ उसका विवाह हुआ था, इसलिए उसकी जो पत्नी थी, ऐसा माना जाता है, ऐसी पत्नी थी जो उसको दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करने के लिए बार बार उकसाती थी कि आपके पिताजी का दिल्ली सल्तनत था और कोई बाहर वाला आके उस पर राज करा। तो इसलिए ऐसा माना जाता था ये एक युद्ध का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तो इस प्रकार से जो सरकी सेनापति था, यानी कि सरकी जौनपुर का सेनापति था, उस वो था वो भी एक लोधी था, दरिया खां लोधी। तो इसलिए लोधियों ने भाईचारा करके कि यार हम भी लोधी तुम भी लोधी, तो कहाँ उनके साथ लड़ रहे हो, तो उसको अपने में मिला लिया। और इस प्रकार से भाईचारा दिखाने के बाद तो क्या हुआ, दरिया खां जो लोधी था वो युद्ध से पीछे हट गया, जो वहाँ का सेनापति था। इसलिए किसकी जीत हुई? लोधियों की जीत हुई। उसके बाद फिर बाद में महमूद शाह सॉरी उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका पुत्र मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठता है तो उसके बाद इनके बीच में फिर क्या होता है कि युद्ध होता है दिल्ली सल्तनत के लिए। ठीक है, तो इसमें भी लोधी ही जीतते हैं 1469 ईस्वी में, यानी कि 79 ईस्वी में उसने क्या हुआ कि हुसैन शाह नाम का जो अंतिम शासक था उसको पराजित करके बहलोल लोदी ने जौनपुर को पूर्ण रूप से दिल्ली में मिला दिया और जौनपुर का जो स्वतंत्र सत्ता थी वो समाप्त कर दी गई। ठीक है, और अपने पुत्र बारबक शाह को जौनपुर का राज्यपाल घोषित कर दिया। तो इस प्रकार से इसके समय की सबसे बड़ी घटना जो है लोधी की, बहलोल लोधी की, अगर सैन्य कार्रवाई में हम देखें तो वो यह है कि जौनपुर का स्वतंत्र अस्तित्व किसके समय समाप्त हुआ, यानी कि जौनपुर की सत्ता स्वतंत्र जो थी अभी तक उसको समाप्त करके दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया, तो वो बहलोल लोधी था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से है, जो पूछा जाता है कई बार। ठीक है, और भी अभियान इसने किए, जैसे मुल्तान का अभियान किया इसने। मुल्तान में लंगाओं का जो था शेख यूसुफ, जो मतलब शेख थे वहाँ के, जो सूफी संत थे, शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। तो इनके कुछ वंशज थे, उनको लंगा कहा जाता था, उनके खिलाफ भी इसने युद्ध किया था, मुल्तान अभियान, लेकिन यह पूर्ण रूप से सफलता इसमें नहीं पा सका। ठीक है, इसके बाद ये आपका 1467 में हुआ था। उसके बाद 1469 में मालवा अभियान भी इसने किया था और मालवा अभियान भी पूर्ण रूप से विजित नहीं कर पाया, भी असफल रहा इसका। इसके बाद इसने देखा, जब इसकी एज बढ़ी तो
ठीक है। तो इसने देखा कि 1485 में इसने अपने साम्राज्य का क्या कर दिया, अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। बंटवारा क्या किया इसने, इसने देखा कि अपने अंतिम समय में इसने अपने जो पुत्र थे और अफगान जो थे, और जो अफगान थे उनके बीच में बंटवारा कर दिया। ठीक है। तो इस विभाजन में जो इसका बेटा था जौनपुर का राज्य उसको दिया गया बारबाग खां को, और इसके अलावा बहुत से इसके बच्चे थे उनको दिया। ठीक है, अलग अलग जगह पर दी, वो हम इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि सिकंदर लोदी जो निजाम खां था जिसका ओरिजिनल नाम, उसको क्या मिला, उसको मिला था आने वाला राज्य, यानी कि उत्तराधिकारी उसको घोषित कर दिया इसने 1485 में, और पंजाब, दिल्ली और दोआब का क्षेत्र उसको दे दिया सिकंदर लोदी को। ठीक है, तो इस प्रकार से सिकंदर लोदी को क्या मिला, पंजाब, दिल्ली और दोआब का क्षेत्र मिल गया, और सिकंदर लोदी को ही अपना उत्तराधिकारी इसने 1485 में घोषित भी कर लिया। ठीक है। इसके बाद सिकंदर लोदी का आगे का जो आक्रमण रहा वो रहा ग्वालियर विजय, जो इसका अंतिम अभियान था, क्योंकि उसके बाद ये मर गया था। ठीक है। ग्वालियर विजय 1489 में इसका जो ग्वालियर में अभियान हुआ था विजय तो क्या कह सकते हैं इसको, रामकरण वहाँ का राजा था उस समय, तो यह उसका अंतिम अभियान था। इसमें उसने जो सरकी शासक हुसैन खां था जो भाग गया था, उसने ग्वालियर में आके रह रहा था, तो इसलिए इसने ग्वालियर के राजा पर हमला किया था। ठीक है। तो ग्वालियर को उसने जीता। कहते हैं कि ग्वालियर के राजा ने इसको क्या कहते हैं अधीनता स्वीकार कर ली थी, और उसे खूब ज़्यादा धन भी वहाँ से प्राप्त हुआ। ज़्यादा इसने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब ये वापस आ रहा था, दिल्ली लौट रहा था, तो इसको 12 जून को मतलब इसको लू लगने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। तो ग्वालियर विजय के कारण ही इसकी जो मृत्यु हुई थी, 1489 में ही ये मर गया था, तो इसकी मृत्यु हुई थी ग्वालियर में वापस आते वक्त लू लगने के कारण। जो ग्वालियर अभियान हुआ था उसके बाद इसकी लू लगने के कारण मृत्यु हो गई थी, ऐसा ठीक है माना जाता है। तो बहलोल लोदी जो था, इसके समय में इसने जो कार्य किए, बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे। कुछ इसके इम्पोर्टेंट कार्य जो हैं वो ये इम्पोर्टेंट है कि पहली बात तो है कि बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक है जिसने 38 वर्ष सबसे लंबे समय तक राजा बना। बहलोल लोदी था जिसने सबसे लंबे समय तक दिल्ली की गद्दी पर शासन किया, वह बहलोल लोदी था। इसने 38 वर्ष तक शासन किया था दिल्ली की गद्दी पर। ठीक है। धर्म के मामले में वह उदार था, मतलब सहिष्णु था। ठीक है, धर्म के मामले में अच्छा था, सहिष्णु था। ठीक है, इस तरह से नहीं था कि मतलब हिंदुओं को मानता था। हिंदू सरदार भी उसके वहाँ काफ़ी थे, उदार नीति वाला था। ठीक है, काफ़ी हिंदू सरदार जो थे इसके वहाँ पर अच्छे अच्छे पदों पर थे। मतलब अफगान जो सरदार थे, मतलब इन लोगों का जो सरदार, इन लोगों का जो राजत्व का सिद्धांत तो समानता पर आधारित था। समानता, जैसे दिल्ली सल्तनत का राजत्व का सिद्धांत समानता पर आधारित नहीं था। वो लोग ऊंच नीच, जैसे बलवन का आप जानते हो, बलवन मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है। तो इन चीज़ों का अगर हम देखें तो दिल्ली सल्तनत के अलावा जो तुर्क शासक थे उनका निरंकुशता के विरुद्ध इन लोगों का राजत्व का सिद्धांत समानता पर ज़्यादा आधारित था। और इन लोगों ने हिंदुओं को अच्छी पोस्ट पर रखा था, जैसे कि इसमें जो बहुत से हिंदू जो थे वो अच्छी पोस्ट पर थे इसके समय पे। मतलब जो बहलोल लोदी था ये बहुत ही ज़्यादा उदार किस्म का था। ठीक है। और उसने जो युद्ध में लूटा हुआ माल जो होता था, खून से जो लूट का माल होता था, वह भी इसने क्या करा, उतना ही लिया जितना खलीफाओं द्वारा अनुमोदित किया गया है, उतना ही लिया था। इसने एक सिक्का चलाया था अपने समय पे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो था बहलोली सिक्का, जो 1/4 टका के बराबर हुआ करता था। और अकबर के शासन तक, यानी कि अकबर, जब तक अकबर आएगा मुगल वंश का राजा, उसने भी कई सिक्के चलाए, उसके शासन तक बहलोली सिक्का जो था वह विनिमय का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट माध्यम था। मतलब उस समय तक वो चला, आराम से चलता रहा बहलोली सिक्का। और तब तक, जब तक सिकंदर ने अपने सिक्के कुछ नहीं चलाए, तब तक मतलब वो बहलोली सिक्का ही चलता था। मुगलों ने भी इसको ऐसे एज इट इज़ चलाया था। ठीक है। तो कहते हैं कि जो सिकंदर लोदी था वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर भी खुद भी खड़ा रहता था। ठीक है, वो इतना उदार था कि अगर उसके सरदार, उसके मंत्री अगर दरबार में खड़े रहें तो वो अपना भी खड़ा रहता था। मतलब इतनी इज्जत वो उनको देता था। ठीक है, स्वयं भी खड़ा रहता था। ठीक है, सरदारों के खड़े होने पर स्वयं खड़ा रहता था। और इनका सिद्धांत जो था वो समानता पर आधारित था। ठीक है, तो इसकी मृत्यु कब हुई, 1489 में लू लगने के कारण ग्वालियर विजय के बाद इसकी मृत्यु होती है। इसके बाद इसका जो बेटा बैठता है सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा है। बहुत इंपॉर्टेंट शासक, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शासक है आपका लोदी वंश का, और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा यहीं से आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो सिकंदर लोदी 1489 में गद्दी पर बैठा, क्योंकि 1485 में उसने अपने जो साम्राज्य को बांटा था, तो अपने बेटे सिकंदर लोदी को अपना
उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसका मूल नाम निजाम खां था, ठीक है, निजाम खां इसका मूल नाम था, मैंने आपको बताया। तो सिकंदर लोदी जो था वो बहलोल लोदी के 9 पुत्रों में सबसे योग्य था। उसके सिकंदर लोदी के 9 पुत्र थे, उसमें सबसे योग्य यही था। तो उसने अपनी मृत्यु से पहले ही उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। 16 जुलाई 1489 को निजाम खां सिकंदर लोदी के नाम से गद्दी पर बैठता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब वो सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा तो ऑब्वियसली उसके बहुत सारे क्या होंगे, प्रतिद्वंदी होंगे भाई। और उसके 9 बेटे हैं, 9 में से एक बेटे को गद्दी बैठेगी तो बाकी के 8 बेटे चुप तो बैठेंगे नहीं, ठीक है। तो वो तो होता है, गद्दी के लिए संघर्ष से पहले भी होता था। तो उसमें बहुत से थे, इसके चाचा भी थे और क्या कहते हैं उसका बहलोल लोदी का ज्येष्ठ पुत्र जो सबसे बड़ा जो बारबक साहब वो भी था, ठीक है। इसका एक पौत्र था आजम हुमायूं, वो भी गद्दी के लिए मतलब इसका विरोधी था। तो उसने धीरे धीरे सभी का क्या करा, विरोधी का दमन किया, ठीक है, और अपने रास्तों से हटाया। तो कहते हैं कि तैमूर के युद्ध के बाद, जो तैमूर का युद्ध हुआ, तैमूर के युद्ध के बाद जो तैमूर का युद्ध हुआ था 1498 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में। तो उस समय तैमूर के युद्ध के पश्चात दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का विस्तार सबसे ज़्यादा इसी के समय में हुआ था। सिकंदर लोदी के समय में सबसे ज़्यादा सीमा विस्तार हुआ। और यह कब हुआ था आपके, जब सर्वाधिक मतलब सीमा विस्तार हुआ था कब, जब तैमूर का युद्ध हुआ था। क्योंकि आपको पता है सैयदों की, मैंने कहा था सैयद वंश का जो शासन था वो 200 कोस तक या 20 कोस के परिधि में सिमट गया था, पालम से दिल्ली तक सिमट गया था, उनका ज़्यादा नहीं फैल पाया। तो इसलिए इसका सर्वाधिक विस्तार हुआ, ठीक है। इसने अब इसके सैन्य अभियान जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसने 1491 में बयाना अभियान किया, बयानों को जीता, ठीक है, भरतपुर। उसके बाद इसने 1491 में जौनपुर पर अभियान किया। इसका एक भाई था वहाँ पर जौनपुर में, बारबरक शाह, मैंने कहा ना कि बहलोल लोदी ने अपने बेटे को बनाया था, तो उसके ऊपर भी हमला किया था क्योंकि वो भी क्या कर रहा था, दावा ठोक रहा था, ठीक है। तो जौनपुर पर आक्रमण किया इसने, ठीक। इसके बाद इसने बिहार और बंगाल अभियान भी किया, ठीक है। तो जौनपुर पर आक्रमण किया 1491 में, जौनपुर पर कूच किया इसने, ठीक है। इसके बाद हुसैन शाह सरकी के विरुद्ध, जो सरकी शासक था एक, सिकंदर लोदी द्वारा हुसैन शाह सरकी के विरुद्ध जो हुआ था, वह भी एक था जो उस समय बिहार के आसपास का शासन देख रहा था। तो बिहार के शासन को देख रहा था, सुल्तान ने उसको हरा कर क्या किया, बिहार को भी अपने उसमें मिला लिया, ठीक है। उसके बाद इसने बंगाल को जीता। बंगाल में भी उस समय जैसा शासक था वो था अलाउद्दीन, था एक व्यक्ति जो बंगाल का शासक था, उसको भी पर भी इसने एक अभियान किया, ठीक है। और इस प्रकार से इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, ठीक है। तो सिकंदर लोदी की सेना जो था वो आराम से जीत गई। दोनों पक्षों में मध्य में समझौता होता है, पहले वाले युद्ध में तो जीत जाते हैं, फिर उसके बाद एक समझौता इनके बीच में होता है। और इस प्रकार से आश्वासन लिया जाता है बंगाल वाले से कि कभी भी वो बंगाल वाला हमारे राज्य पर हमला नहीं करेगा। तो ये एक संधि उनके बीच में होती है। तो ये भी अभियान इसका सफल रहा, ठीक है। इसके बाद इसने ग्वालियर जो था उसके अभियान करने की सोची, लेकिन ग्वालियर को ये सिकंदर लोदी नहीं जीत पाया, उसको आगे वाला जीतेगा इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो ग्वालियर को अंतिम रूप से अधिकार इब्राहिम लोदी ही करेगा। सिकंदर लोदी ग्वालियर को अपने राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका था, ठीक है। बाकी उसने धौलपुर, मंदरांचल, ये सब अभियान उसने किए थे, ठीक है, लेकिन ग्वालियर को अपने दिन में वो नहीं ला पाया। इसके बाद कहते हैं कि सुल्तान के विरुद्ध जो उसका छोटा भाई था फतेह खां, और 22 सरदार थे इसके। इस 22 सरदारों और फतेह खां जो था, ठीक है, फतेह खां जो उसका ही छोटा भाई था, इन 22 सरदारों ने सिकंदर लोदी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। वो चाहते थे कि फतेह खां को हम गद्दी पर बैठाएं और हम शासन करें। फतेह खां ने ये बात अपनी माता को बता दी, जिस वजह से बात लीक हो गई। और लीक होने की वजह से सिकंदर लोदी ने सभी को मार दिया, ठीक है, सभी को मार दिया गया इस घटना के बाद। और इस घटना के बाद कभी भी सिकंदर लोदी के समय कोई भी षड्यंत्र और कोई भी विद्रोह नहीं हुआ। 22 सरदारों को इसने मौत की घाट उतार दिया, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि वो षड्यंत्र रच रहे थे, ठीक है। तो इसने भूमि मापन के लिए गजे सिकंदरी नामक एक मापन तैयार किया था, मतलब एक स्केल टाइप का हम मान सकते हैं उसको, मापक। जैसे ना हम आज का मुट्ठी नाली जमीन नापते हैं, तो उस समय गजे सिकंदरी नाम का इसने एक लंबी सी डंडी, सन की डंडी भी कहते हैं उसको, उस सन की डंडी का प्रयोग किया था गजे सिकंदरी नाम का, ठीक है। तो उसमें 30 अंगुल का वो बना हुआ था, 30 अंगुल का था, और 39 खाने उसमें होते थे, 30 अंगुल का था। उसका प्रयोग इसने भूमि नापन के लिए किया था, जो
आने वाले समय में अकबर के समय तक भूमि मापने का उपयुक्त जो भूमि मापन का था स्केल माना गया था। मतलब भूमि मापन की इकाई अकबर के आने तक वही थी। फिर अकबर बाद में टोडरमल के उसमें अलग से करेगा, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन सिकंदर के तक, जब तक उसने टोडरमल ने अपना भूमि मापन के नया पैमाना नहीं बनाया था, तब तक का गजे सिकंदरी का ही यूज किया जाता था। और बाद में जो शेरशाह सूरी था उसने भी जो अपने एक मापन का प्रणाली तैयार किया था, वो इसी गजे सिकंदरी के आधार पर ही किया था। ठीक है, तो 22 सरदारों का षड्यंत्र होने के बाद उसने भूमि मापन के लिए एक गजे सिकंदरी नाम का नया पैमाना बनाया। बहुत बार पूछा था गजे सिकंदरी किसने, सिकंदर लोदी के नाम से है, तो आप उसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो भूमि माप करवाकर उपज के अनुसार लगान की राशि तय की इसने। और इसने आम जनता को वस्तुओं को कम मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए जो खाद्यान्न था, मतलब जो जितने भी खाने की चीज़ें थी, उन खाने की चीज़ों पर इसने चुंगी कर भी हटा दिया और इस प्रकार से खाने के सामान सस्ते कर दिए। खाने के सामान इसने सस्ते कर दिए क्योंकि इसने क्या किया था, उन पर चुंगी हटा दिया। इसके बाद इसका एक और इम्पोर्टेंट है, वो यह है जो सबसे ज़्यादा पूछा आता है, वो है सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर की नींव डाली थी। आगरा नगर की नींव 1504 में सिकंदर लोदी द्वारा डाली गई थी। ठीक है, और उसी को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई। क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे पहले राजधानी आगरा को किसने बनाया, तो सिकंदर लोदी ने बनाया। ऑब्वियसली सिकंदर लोदी ने ही 1504 में आगरा नामक नगर की नींव डाली, यानी कि उसकी स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाई, जो आगे लोदियों की राजधानी रही। फिर उसके बाद मुगलों की राजधानी भी क्या रही, आगरा ही रही। ठीक है, तो आगरा नगर बसाने का श्रेय सिकंदर लोदी को दिया था, उसी ने इसको बसाया था और सबसे पहले अपनी राजधानी इसको बनाया। दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ ले गया, आगरा ले गया। ठीक है, तो आगरा नगर को बसाया था जो यमुना नदी के किनारे पर है और ताजमहल वहीं पर ही है। इसके बाद 1504, अब उसने ये क्यों करा, एक्चुअल में उसने देखा कि जो राजपूत हैं, राजस्थानी लोग हैं राजपूत, तो उन पे जैसे भरतपुर है, वहाँ से नज़दीक पड़ता है, राजस्थान बहुत नज़दीक पड़ता है वहाँ से, आगरा से बहुत नज़दीक है। तो इन पर नियंत्रण रखने के लिए, ठीक है, उसने आगरा नगर की नींव डाली। इसके अलावा उसने देखा कि दोआब पर नियंत्रण करना। दोआब मतलब जो नदी के आसपास का क्षेत्र है, यमुना नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होती है, खेतीबाड़ी होती है, उस पर भी नियंत्रण रखना है। तो इसलिए नियंत्रण रखने के लिए उसने दोआब क्षेत्र और राजपूतों पर नियंत्रण रखने के लिए उसने क्या करा, आगरा नगर की नींव डालने के बाद आगरा को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, इससे क्या हुआ, राजपूतों द्वारा दिल्ली की ओर बढ़ने के प्रयासों को विफल बनाना उसका सबसे बड़ा कारण था। तो इससे क्या हुआ कि जो दिल्ली की ओर राजपूत बढ़ रहे थे, उन पर एक नियंत्रण स्थापित किया जा सका। इसका जो ये 1504 की आगरा शहर की नींव डालना, इसके लिए ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ रही कि जो राजपूत लोग थे उनका नियंत्रण, मतलब उन पर देखा जा सके कि वो दिल्ली की तरफ कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले जब हमले होते थे तो नदी किनारे किनारे ही आते थे लोग, तो इसलिए आगरा शहर की नींव ने इसलिए डाली थी, माना जाता है। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा अब। तो 1504 में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आगरा नगर की नींव 1504 में किसने डाली और किसने आगरा नगर को बसाया, तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। ठीक है, तो इस प्रकार से, और खाद्यान्न पर चुंगी कर हटाने के बाद इसने खाद्यान्न सस्ते कर दिए और इस प्रकार से खाद्यान्न सस्ते होने से लोगों की, आम जनता को बहुत राहत मिली। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगली वीडियो में जल्दी ही आपके बीच में लाऊंगा। ठीक है, तो इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। सिकंदर लोदी का आधा जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम आगे पढ़ेंगे।